हुआ था, टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है और वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो चुका है, यानी कि वेवलेंथ उसकी बढ़ गई है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई है और एनर्जी भी क्या हो गई है हमारे पास कम। ये जो एनर्जी थोड़ी सी कम हुई, ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी आपके पास उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में, जो कि टकराने के बाद मूव करना शुरू कर देगा। अब हमारे पास यहाँ पे मेंशन करते हुए चलें साथ साथ, मैंने एक छोटी सी चीज देखी यहाँ पे मेंशन करी, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू डैश। न्यू इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी बिफोर कोलिजन, न्यू डैश इज द फाइनल फ्रीक्वेंसी आफ्टर कोलिजन। सिमिलरली लैम्डा इज लेस देन लैम्डा डैश, क्योंकि वेवलेंथ टकराने से पहले आपके पास कम थी, टकराने के बाद आपके पास बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है। ठीक है, अब साथ साथ आगे देखते हैं इसकी एनर्जी भी देख लेते हैं। बेटा एनर्जी भी तो थोड़ी बहुत कम हुई होगी ना। एनर्जी कितनी कम हुई होगी? पहले अगर एनर्जी हमारे पास थी फोटोन की ईपी, तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी हो चुकी है हमारे पास ईपी डैश, फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन। सॉरी, इलेक्ट्रॉन मैंने रिपीट कर दिया था, फोटोन इट इज। तो फोटोन की जो फाइनल एनर्जी है वो आपके पास है ईपी डैश, और चूंकि टकराने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू डैश हो चुकी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास एच न्यू डैश। ठीक है जी। अब जरा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करूं, फोटोन आने से पहले आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में था, लेकिन टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हॉरिजॉन्टल से कुछ ना कुछ उसने एंगल फॉर्म कर लिया होगा। मैंने कहा भाई उसने जो एंगल फॉर्म किया आपके पास, वो एंगल लेट से हमारे पास है थीटा। अच्छा, देखिए अगर हम लोगों ने स्ट्राइकिंग से पहले की बात करें, तो स्ट्राइक करने से पहले हम लोगों ने एनर्जी और फोटोन दोनों चीजें लिखी हुई हैं, और स्ट्राइक करने के बाद मैंने अभी आपको सिर्फ एनर्जी बताई। तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा भाई आपके पास। मोमेंटम कितना चेंज होगा? पहले मोमेंटम था पीपी, टकराने के बाद वाला मोमेंटम हो जाएगा पीपी डैश। लेकिन बेटा एक बात याद रखो कि मोमेंटम होती है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन चेंज होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब भी कोई वेक्टर किसी भी एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बना रहा होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो जिस डायरेक्शन में मोशन होगी फोटोन की, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा फोटोन का। इसका मतलब मोमेंटम भी एक एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस। तो जब भी कोई वेक्टर जो कि यहाँ पे मोमेंटम है, अगर किसी एक्सिस के साथ कोई भी एंगल बना रहा होता है, तो हम उसको उसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। वो एक होता है आपके पास थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, एक होता है थीटा के बराबर वाला कंपोनेंट। ये आ गया बराबर वाला यानी कि एक्स कंपोनेंट, जिसको हम लोग कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आ गया हमारे पास सामने वाला कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट, जिसको हम लोग साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, अगर इसको हम लोग आगे देखें, तो आगे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ भी ये काम हुआ होगा। इलेक्ट्रॉन स्कैटर होकर निकल गया, उसके पास भी कोई ना कोई स्पीड आ गई, उसकी एनर्जी भी बढ़ गई, उसका मोमेंटम भी बढ़ गया। एनर्जी बढ़ के आपके पास रेस्ट मास एनर्जी थी एम नॉट सी स्क्वायर, मूविंग मास एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर। तो एनर्जी बढ़ने के बाद हमारे पास बन गई एम सी स्क्वायर, और साथ ही साथ आपके पास इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा। मोमेंटम की फिर वही बात, मोमेंटम की दो आपके पास दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक होगा पीई डैश एक्स और एक होगा पीई डैश वाई। टी डैश एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, उस एंगल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया फाई से, तो पीई डैश एक्स बराबर हो जाएगा एम वी। एम वी क्यों लिया गया? क्योंकि किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो बराबर होता है मास इनटू स्पीड, लेकिन चूंकि ये उसका एक्स कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा एम बी कॉस फाई, और सामने वाला कंपोनेंट यानी कि वाई कंपोनेंट हो जाएगा एम बी साइन फाई। आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि पीपी डैश वाई और पीई डैश वाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमें आगे जाके काम आएगा। अच्छा, तो बेटा देखें, अगर मुझे यहां से, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बोली थी कि बेटा मोमेंटम ऑफ फोटोन, जरा मेरी बात मान लो कि एच नी अपॉन सी के बराबर है। क्यों है ऐसा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट को जरा एक दफा दोबारा से देखते हैं, क्या बात हुई थी। बात मैंने आपको बताई कि जब इंसिडेंट फोटोन आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराता है, तो वो अपनी कुछ एनर्जी का हिस्सा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसकी वजह से फोटोन की अपनी एनर्जी कम हो जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, और उस चेंज को हम लोग डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस चेंज को हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है जी। इस कॉम्पटन शिफ्ट के लिए मुझे डेरिवेशन करनी है कि ये कॉम्पटन शिफ्ट कैसे निकाली जा सकती है। अच्छा, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोलिजन हो रही है दोनों के दरमियान, तो कोलिजन के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हुए आए बेटा कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है, एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। तो सबसे पहले लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर होनी चाहिए एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। जरा फिगर में आओ, बिफोर कोलिजन आपके पास दो एनर्जीज हैं, एक है फोटोन की और एक है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है जी। और इसी तरह से आफ्टर कोलिजन देखो तो एक है फोटोन की, एक है इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन है आपके ई, फोटोन की एनर्जी बिफोर कोलिजन है आपके पास ईपी, मोमेंटम है पीपी, और आपके पास फाइनल मोमेंटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
और फोटोन आपके पास है ईपी डैश और ई डैश। इसी चीज को फिगर में साथ साथ लिखते चले जाएंगे अपनी डेरिवेशन के अंदर कि जब हमारे पास एनर्जी बिफोर कोलिजन और एनर्जी आफ्टर कोलिजन बराबर है आपके पास, तो बिफोर कोलिजन की एनर्जी थी ईपी और ईई, तो इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन भी दो ही एनर्जीज हैं आपके पास, ईपी डैश और ईई डैश। ठीक है जी, इनकी वैल्यूज लिख देते हैं पीछे से निकाल के। इनकी वैल्यूज है आपके पास एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। अच्छा जी, और यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चलूं तो साथ साथ मैंने एक काम क्या किया, मैंने एच न्यू वालों को एक साथ कर लिया और एमसी वालों को एक साथ कर लिया। तो एच न्यू डैश जो कि राइट साइड पे ऐड हो रहा था, लेफ्ट साइड पे जाके आपके पास सब्ट्रैक्ट हो चुका है, और एम नॉट सी स्क्वायर जो कि लेफ्ट साइड पे ऐड हो रहा था, राइट साइड पे जाके हमारे पास हो चुका है सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, अब मेरे पास लेफ्ट साइड से मैं एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट को कॉमन निकाल सकता हूं। सिमिलरली मैं राइट साइड से सी स्क्वायर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं, जिसकी वजह से मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, और इस इक्वेशन को मैंने कहती है इक्वेशन नंबर 1। अब यही काम हम करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए भी, लेकिन मोमेंटम में दो डायरेक्शंस आ रही थी, एक अलोंग एक्स एक्सिस था और एक अलोंग वाई एक्सिस था। अब अगर मैं वापस फिगर के ऊपर जाता हूं आपके पास, तो देखते हैं, देखो बेटा टकराने से पहले जो मोमेंटम था फोटोन का वो था पीपी और इलेक्ट्रॉन का था 0, तो उसमें तो हमें कोई मसला ही नहीं है। और टकराने से पहले अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर है मोमेंटम, टकराने के बाद हॉरिजॉन्टल में भी आए और वर्टिकल में भी आ गए आपके पास। ठीक है जी, तो आपके पास जो एक्स एक्सिस का मोमेंटम होगा टकराने से पहले तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन टकराने से पहले का वाई एक्सिस का कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन टकराने के बाद एक्स एक्सिस में भी है और वाई एक्सिस में भी है। तो जरा चलते हैं वहां पे आगे। मैंने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहले लगाते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। वो आपसे क्या कहता है कि भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। कोलिजन से पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0 था, फोटोन का मोमेंटम था एच न्यू अपॉन सी, उसके बाद आपके पास हो गया पीपी डैश एक्स और पीई डैश एक्स। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो कि हमारे पास फिगर में लिखी हुई थी। तो जैसी वैल्यूज पुट करी हमारे पास इक्वेशन हो गई एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाइव। ठीक है जी, इसी में से अगर मैं चाहूं तो बिल्कुल वैसी काम करूंगा जैसे लास्ट उसमें किया था, और एच न्यू वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाके एच अपॉन सी कॉमन निकाल सकता हूं, जिसकी वजह से मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी एच अपॉन सी न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी कॉस फाइव। और ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। याद रहे कि अभी तक हम दो इक्वेशंस बना चुके हैं। पहली इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी पहली इक्वेशन हम लोगों ने बनाई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, दूसरी इक्वेशन हम लोगों ने बनाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस से, तीसरी इक्वेशन हम बनाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस के अंदर भी बेटा वही काम होगा कि भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन बराबर होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। तो बिफोर कोलिजन आपके पास वाई एक्सिस में तो कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो दोनों हो गए 0 0। और राइट साइड पे मैंने आपको नोट भी करवाया था बेटा कि जो पी पी डैश वाई है और पी डैश वाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक को पॉजिटिव और एक को मैंने नेगेटिव करके यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने डायग्राम में लिखी हुई थी। जैसी वैल्यूज पुट करी तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है एक नेगेटिव मोमेंटम है, उन दोनों को हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। एमवी साइन फाइव को अगर मैं दूसरी साइड पे लेके चला जाऊं तो ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। और इस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को यूज करते हुए हम लोगों ने कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है किसी भी तरीके से। अब कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो बेटा कॉम्पटन शिफ्ट के लिए मैंने क्या किया, मैंने तीनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा। तो जितने भी बच्चे मैथमेटिक्स यानी प्री इंजीनियरिंग के बैठे हुए हैं वो ये मेथड जानते हैं कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना किसे कहते हैं, जबकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन फिल वक्त हमारे कोर्स में ये चीज शामिल नहीं है। हम डायरेक्टली इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन जो इक्वेशन बनेगी उसको लिखेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास तीनों को सॉल्व करने के बाद आएगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, और इस इक्वेशन को एक स्टेप को आप लोगों ने याद कर लेना है, रट्टा मार लेना किसी भी तरीके से, क्योंकि इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन तकरीबन आपके पास 10 पेज के ऊपर जाता है जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के बाद आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो दैट इज 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, अब इस इक्वेशन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लैम्डा के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है सी अपॉन लैम्डा के। तो जब न्यू बराबर है सी अपॉन लैम्डा के, तो यहाँ पे मैं न्यू डैश की जगह पुट कर सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा डैश, और न्यू की जगह पुट कर सकता हूँ सी अपॉन लैम्डा। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, लैम्डा डैश और लैम्डा आपके पास डिनोमिनेटर में सबसे नीचे है, तो जो चीज डिनोमिनेटर में सबसे नीचे होती है आपके पास उसको आप सबसे ऊपर ले जाके लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा लैम्डा डैश अपॉन सी माइनस लैम्डा अपॉन सी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। लेफ्ट साइड पे देखो 1 अपॉन सी दोनों जगह पे आपके पास आ रहा है, दोनों फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर बचेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे मेरे पास एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा
दोनों साइड्स में से, तो फाइनल इक्वेशन बचेगी हमारे पास लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। याद रहे लैम्डा डैश आपके पास वो वेवलेंथ थी जो कि आपके पास टकराने के बाद थी, यानी कि बढ़ जो गई थी वेवलेंथ, इंक्रीज्ड वेवलेंथ थी, और लैम्डा थी हमारे पास इनिशियल वेवलेंथ। तो जब फाइनल वेवलेंथ में से इनिशियल वेवलेंथ को माइनस करोगे तो वो बन जाएगा आपके पास चेंज इन वेवलेंथ। उस चेंज इन वेवलेंथ को हम लोग अपने शुरू में ही बताया डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर कॉम्पटन शिफ्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि डेल्टा लैम्डा बराबर हो गया एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। याद रहे यहाँ पे एच जो है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकंड। एम नॉट होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 9.1 एक्सपोनेंट माइनस 31 केजी, और c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी कांस्टेंट वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकंड। यहां पे अगर मुझे डेल्टा लैम्डा फाइंड करना है किसी भी तरीके से, तो सिर्फ एक अननोन रह जाता है एंड दैट इज थीटा। थीटा हमारे पास अगर एंगल बता दिया जाए कि कितने एंगल के ऊपर फोटोन स्कैटर हुआ है, तो आप वेवलेंथ के अंदर कितना चेंज आया ये निकाल सकते हो। यहाँ पे एच अपॉन एम नॉट सी की जगह हम लैम्डा सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इनका आंसर कांस्टेंट ही आएगा। और लैम्डा सी की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज 2.426। बेटा देखिए फिगर में क्या हुआ आपके पास, मैं एक एक करके जल्दी एक्सप्लेन करते चला रहा हूँ। फोटोन हमारे पास आके स्ट्राइक करता है, फोटोन वो जिसकी एनर्जी हमारे पास एच न्यू है और जिसका मोमेंटम आपके पास एच न्यू अपॉन सी है, वो स्ट्राइक करते हैं कि स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसकी रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर मौजूद है और मोमेंटम है आपके पास जीरो। तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डेविएट हो जाती है और फोटोन की डायरेक्शन भी डेविएट हो जाती है, दोनों अलग अलग एंगल्स पे स्कैटर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फोटोन स्कैटर होता है हमारे पास थीटा एंगल के ऊपर और इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है हमारे पास फाई एंगल के ऊपर। स्कैटर होने के बाद आपके पास इलेक्ट्रॉन की फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है, जिसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और उसकी वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है, इन चीजों को नोट करके रखिएगा। स्कैटर हुआ वो थीटा एंगल के ऊपर, मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर हमने ब्रेक कर दिया, पीपी डैश एक्स और पीपी डैश वाई। और पीपी डैश एक्स जो आपके पास वो कॉस थीटा कंपोनेंट है और पीपी डैश वाई जो है वो साइन थीटा कंपोनेंट है। ठीक है जी। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास डेविएट हो गया। इलेक्ट्रॉन जिस एंगल पे डेविएट हुआ उसका नाम हमने रखा फाई, और इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम जो था उसके भी दो कंपोनेंट्स बन गए, एम वी कॉस फाई और एम वी साइन फाई। ठीक है जी। अच्छा, और 2 सेकंड क्या क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं जरा।